जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीपीएससी 143 जून 2023 क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा सोल्ड होगा। मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जो कि है बीपीएससी 143 के प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं कवर करूंगा लास्ट 6 बीपीएससी 143 के क्वेश्चन पेपर जो कि पूरे कम्प्लीटली सोल्ड होंगे, जिसे देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है और कैसे मैक्सिमम नंबर प्राप्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बने रहें। आगे जो भी वीडियो आएगी उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे चैनल पर इसके लिए ऑलरेडी 5 जो यूनिट हैं उसके सारे चैप्टर अपलोड किए गए हैं, जो कि 15 चैप्टर हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप देख सकते हैं, एक वीडियो एवरेज 25 मिनट्स की है, तो जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं और आसानी से इसे समझ सकते हैं। मैंने सारी वीडियो क्वेश्चन आंसर की मदद से समझाई है, जिसे अटैम्प्ट करके आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है तो केवल जो 6 मैं सीरीज डालूंगा 6 सोल्ड क्वेश्चन पेपर की, उसे देखकर आप एग्ज़ाम दें। 100% एग्ज़ाम अटैम्प्ट होगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। इसमें हम देखते हैं जो ये बीपीएससी 143 है, भारत में राज्य की राजनीति, ये टोटल क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो ऊपर क्वेश्चन पेपर था वो इंग्लिश का था। इसमें आपको क्या करना है, 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और एक उत्तर जो एक क्वेश्चन होगा उसको 400 शब्द में अटैम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन का 20 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 100 मार्क्स का। मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक भाग से कम 2 क्वेश्चन लेने हैं। तो आगे देखते हैं, हर मतलब 2 हो गए तो एक भाग से 2 क्वेश्चन और एक भाग से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखते हैं भाग 1। भाग 1 में क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्व मतलब विरोध का विश्लेषण कीजिए। शहरी स्थानीय सरकार के विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों, जो कि स्थानीय सरकार है हमारी, नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, उसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारणों पर चर्चा कीजिए। जो उप क्षेत्रीय स्वायत्तता जितना आंदोलन है उसके बारे में हम क्या कारण थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमें नीचे दिया गया है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं, ए और ब। इसमें है, पहला है आनंदपुर साहिब संकल्प, दूसरा है मंडल आयोग रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, टोटल क्वेश्चन 400 शब्द का है, तो इस पार्ट का 200 में, इस पार्ट का 200 शब्द में करना है। आगे आते हैं खंड 2 में। इसमें क्या है, प्रवासन तथा वैश्वीकरण के बीच के संबंधों की व्याख्या हमें करनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलन की चर्चा करनी है, केरल के विकास मॉडल की चर्चा करनी है। और लास्ट में हमारा 8वां क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था और बाडो आंदोलन। तो इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है। प्रत्येक पार्ट से मिनिमम 2 लेने, एक पार्ट से मतलब 2 लेंगे, एक से 3 लेंगे। परंतु क्या है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मैं 8 के 8 आंसर आपको करवा रहा हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और ध्यान से इसे देखें। मैं आपको 6 लास्ट के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा जो लास्ट में आए हैं इग्नो के, जिससे आप पूरा पेपर कवर कर सकेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा भारतीय संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्वों का विश्लेषण। जो कि भारतीय संविधान है हमारा, वो क्या है, जो भारतीय प्रणाली है प्रशासनीय, वो क्या है, संघीय ढांचे पर आधारित है। परंतु कई लेखक क्या मानते हैं, यह अर्ध संघीय प्रणाली है, क्योंकि इसमें क्या है, भारत हो गया, भारत 2 हिस्सों में बटा है। जैसे क्या है, भारत में 2 शासन प्रणाली है, एक केंद्र के पास होगी और दूसरी क्या होगी, राज्य। तो इसमें क्या है, 2 भाग्यों में बटी है, तो मतलब संघीय प्रणाली है। इसमें केंद्र के पास अधिकार ज़्यादा है, राज्य के पास कम है, इसलिए कई इसे क्या मानते हैं, अर्ध संघीय प्रणाली के रूप में जानते हैं। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन दोनों के बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियाँ राज्य के पास हैं। परंतु व्यवहार में अनेक ऐसे क्षेत्र उभरते हैं जहाँ टकराव की स्थिति बनती है। परंतु इसमें क्या है कि कई शक्तियाँ ऐसी बांटी गई हैं जिसमें क्या है, आपस में इनमें टकराव होता है। भारतीय संघवाद के कार्य प्रणाली में उत्पन्न ये संघर्ष क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और संवैधानिक कारणों से जुड़े हुए हैं। जो इनका टकराव का रीजन क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और संवैधानिक कारण है। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहें इसे। पहला हम देखते हैं शक्तियों का असमान वितरण। पहला कारण क्या है, शक्तियां असमान वितरित हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्तीय सूची दी गई है। तो इसमें संघ सूची क्या है, जिसमें
कानून बनाने का और उन्हें लागू करने का अधिकार किसा है? संघ का है, सेंटर सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सूची में क्या दिया गया है? इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है तथा लागू करने का है। समवर्तीय सूची क्या है? इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, परंतु इसमें क्या है? मेजोरिटी किस पे है? इसमें ज़्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। संघ सूची अत्यधिक व्यापक है और अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास हैं। तो मतलब संघ सूची में क्या है? अधिक ज़्यादा पावरफुल है। इससे क्या है? राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है और केंद्र राज्य के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अगला है आपातकालीन प्रावधान। हमारे क्या है? संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान है। ये क्या है? अनुच्छेद 352, 356, 366 केंद्र को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है? अनलिमिटेड पावर दी गई है। विशेष रूप से अनुच्छेद 356 जिसमें क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन राज्यों पर लागू कर सकती है और कई बार राजनीति का दुरुपयोग भी हुआ है। इससे क्या है? राज्यों में निर्वाचित सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हुई है और संघीय भावना को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है। अगला देखते हैं वित्तीय संघर्ष। राजस्व के प्रमुख स्रोत केंद्र के पास है जबकि व्यय की जिम्मेदारी राज्य पर अधिक है। क्या है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो राज्य भी करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, परंतु इसके पास ज़्यादा अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। परंतु जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से इसमें क्या है? हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करेगी कितने कितने किसको देने हैं तथा राज्य उनको खर्च करेगा। जीएसटी के बाद राज्यों की कर स्वतंत्रता और सीमित होगी। पहले क्या कर प्रणाली अलग थी, परंतु जीएसटी जब भी आई तो उसके बाद क्या हुआ? जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा और पावर हो गई है। वित्त आयोग की सिफारिश को लेकर भी विवाद होते रहे हैं। इससे वित्तीय निर्भरता केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। इस कारण राज्य और केंद्र में संघर्ष होते रहते हैं। राज्यपाल की भूमिका। जब भी भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद राज्यपाल पर हमेशा कटाक्ष होते रहते हैं। इस पर क्या है? हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि ये गलत क्यों कर दिया, क्यों सही क्यों कर दिया। तो इसके बारे में देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। कई मामलों में राज्यपाल पर केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है, जैसे कि सरकार गठन में देरी, विधेयकों को रोकना। इससे राज्यों में असंतोष बढ़ता है। तो क्या है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इसे लागू करती है तो क्या करती है? वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से करती है तथा जो सरकार होती है उसे काम करने में देरी करवाती है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इसमें क्या है? ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। इनकी जहाँ मर्जी होगी वो अपने अधिकारियों को उस राज्य में पोस्टिंग दे देंगे तथा सरकार को काम करने में तथा जो भी होगा उनकी व्यवस्था है उसको बाधित करेंगे। और राज्यों का मानना है कि उनके प्रशासनिक अधिकारी सीमित हो जाते हैं। राजनीतिक कारक क्या है इसके? बहुदलीय व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद संघीय तनाव और बढ़ गया है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों में सरकार होती है तब टकराव की संभावना और अधिक हो जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे हमारा आगे बढ़े हम आज़ादी के बाद तो बहुदलीय व्यवस्था और आगे बढ़ गई। तो और क्या है? कई में दो दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय है। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उभार हो गया। तो इसमें क्या है? आपस में टकराव उत्पन्न हो गया तथा राज्य क्या है? और ज़्यादा अधिकार की डिमांड करने लगे। ये हमारे क्या थे? मेन द्वंद्व, मेन कारण ये थे। 6 कारण जो हमने लिखे हैं। भारतीय संविधान गतिशील है परंतु इसमें संघर्ष क्षेत्र लगातार उभरते रहे हैं। समाधान के लिए सहकारी, संघवाद, परामर्श आधारित नीति निर्माण और संवैधानिक समस्याओं की निष्पक्षता आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की अवधारणाएं इन संघर्षों को कम करने का प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा? किसके बारे में था? भारत की संघीय व्यवस्था में होने वाले द्वंद्व के बारे में था। तो इसमें क्या देखते हैं कि इसके जो रीजन है वो हमने पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है और भी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट अपलोड कर रखी है जिसमें पूरे चैप्टर को डिटेल से समझाया है क्वेश्चन आंसर की मदद से। वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन उन चैप्टरों में है, क्वेश्चन वाइज है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। उन चैप्टरों में जो करवा दिया वो फाइनल है। अगला क्वेश्चन है शहरी स्थानीय सरकार के विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। जो शहरी है वो स्थानीय सरकार, उसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे। भारत में शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना था। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास क्या है? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के अंडर क्या आती हैं? राज्य सरकारें आती हैं। और राज्य सरकार के अंडर क्या आती हैं? हमारी जो स्थानीय सरकार आती हैं।
तो इसमें क्या देखेंगे हम, जो मैक्सिमम पावर किसके पास, केंद्र के पास, फिर राज्य के प्रकार, फिर किसके पास है, हमारे किसके पास है, स्थानीय के सरकारों के पास इसकी पावर है। तो इम्प्लीमेंट क्या होता है, सरकार ने कोई कानून बना दिया, वो किस पर लागू होगा, स्थानीय सरकारों पर। काम कहाँ होगा, स्थानीय सरकारों पर। इसे उपयोग में कौन लाएगा, स्थानीय सरकारें। तो इसका क्या है, अगर इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा, राज्य को कुछ शक्तियाँ नहीं दी जाएँ और स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ नहीं दी जाएँ, तो ग्राउंड लेवल पर काम होगा ही नहीं। इसलिए सत्ता जो सरकार है वो क्या करती है, स्थानीय सरकारों को पावर का क्या करती है, जो हक है उनका विकेंद्रीकरण करती है, केंद्र से लेकर स्थानीय सरकार तक। इसकी संरचना क्या है, संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार 3 प्रकार की शहरी व्यवस्थाएं हैं। पहला है नगर निगम, फिर दूसरा है नगर पालिका, फिर तीसरा है नगर पंचायत। जो नगर निगम और नगर पालिका है और ग्राम पंचायत है, वो गांव और या शहर की जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। कार्यकाल और निर्वाचन, अनुच्छेद 243U के अनुसार इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनके सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो ये संस्थाएं बनती है, इनका जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के बाद होता है, और जो इनके सदस्य है वो वोटिंग द्वारा सेलेक्ट होते हैं। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 243T के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें समावेश सुनिश्चित होता है। तो इसमें क्या है, सबको बराबर हक मिले, इसलिए इनको क्या है, आरक्षण दिया गया है। जैसे कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, परंतु ग्राउंड लेवल पर इसका यूज कम है, क्योंकि कोई महिला चुनाव में खड़ी होती है, उसको आरक्षण मिलता है, तो उसका क्या है, चुनाव जीतने के बाद उसका पति या उसके घर वाले उस पर शासन करते हैं, उस पावर का यूज करते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ, 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय सरकारों के 18 कार्यों का उल्लेख है, जिसमें क्या क्या है, प्रमुख क्या है, शहरी नियोजन, जल आपूर्ति व व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क प्रकाश व्यवस्था, शहरी गरीबी उन्मूलन। इसमें क्या है, वित्तीय प्रावधान भी दिए गए हैं। जो स्थानीय सरकार है उनको राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, जो शहरी निकायों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है। तो इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। व्यवहार में स्थानीय सरकार राज्य सरकारों के अत्यधिक नियंत्रण, वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक असमता से ग्रस्त हैं। तो इसमें क्या है, प्रमुख समस्या क्या होगी, स्थानीय सरकारों को एक वर्चुअल पावर तो दे दी लिखित में कि भाई हाँ तुम्हें ये पावर है, परंतु ग्राउंड लेवल पर उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये सारी किसके अंदर आती हैं, राज्य सरकार के अधीन आती हैं। राज्य सरकार इनको क्या है, कंट्रोल करती हैं। फिर उनके क्या है, जब इनको कोई वित्तीय सहायता चाहिए तो उसको संसाधन चाहिए, वो उनके पास उपलब्ध ही नहीं होते हैं, सरकार उनको सुनती नहीं है। जब चुनाव आते हैं तब लास्ट में जाके उनको कोई संसाधन बोलने पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा बहुत सारी सिफारिशें चलती हैं, बहुत सारा क्या है, इसमें करप्शन आ जाता है। तो ये इनकी प्रमुख समस्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकला, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद शहरी स्थानीय सरकारों को वास्तविक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, तभी शहरी शासन प्रभावी बन सकेगा। तो इसमें क्या देखा हमने, इनके अधिकार दिए हैं, काम कर रही है, गठना सही है, और इनकी क्या है, वोटिंग भी सही प्रकार से हो रही है। परंतु दिक्कत कहाँ आ रही है, जो इनके शक्ति है ना, उनका विकेंद्रीकरण सही नहीं हुआ, तथा जो इनको साधन चाहिए, वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं है। इनके पास क्या है, जो साधन होने चाहिए वो उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए क्या है, ये पूरी प्रकार से सही साबित नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारण कौन कौन से हैं। भारत क्या है, एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देश है। इसकी विविधता के कारण यहाँ समय समय पर भिन्न क्षेत्रों में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन उभरते रहे हैं। ये आंदोलन सामान्यतः किसी भी राज्य के भीतर स्थित किसी विशेष क्षेत्र द्वारा अधिक स्वायत्तता, पृथक प्रशासन, अलग राज्य की मांग से जुड़े होते थे। ऐसे आंदोलनों के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण जिम्मेवार रहे हैं। मतलब क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जाति हैं, मतलब क्या है, भिन्न भिन्न धर्म है। तो विविधता से भरा देश है। इसमें क्या है, कोई न कोई मांगे करता रहता है, सबकी अपनी डिमांड है। तो इसके कारण क्या है, इसमें स्वायत्त आंदोलन होते रहे हैं। जो उनके कारण है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय पिछड़ापन। अनेक उप क्षेत्रों में यह भावना पनपती है, उनके संसाधन का लाभ अन्य क्षेत्रों को मिल रहा है, जबकि उनका अपना क्षेत्र विकास से वंचित है। तेलंगाना आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां आंध्र प्रदेश के भीतर आर्थिक असंतुलन ने राज्य की मांग को जन्म दिया। तो इसमें क्या है कि कई राज्य होते हैं, जैसे एक बड़ा राज्य हो गया, जैसे कि हम मान लो एक उत्तर प्रदेश को मान लो, तो एक वेस्ट यूपी मान लो, एक ईस्ट। तो इसमें पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में क्या है कि एक क्षेत्र में जहाँ राजनीतिक प्रभुत्व होगा तो वो क्या करेंगे,
है दूसरे इलाके के पास संसाधन, यूज दूसरा कर रहा है, तो उनके बीच में क्या है, भेदभाव हो जाता है और वो क्या है, अलग राज्य की मांग को जन्म दे देते हैं। दूसरा देखिए हम, दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सांस्कृतिक, भाषाई और जाति पहचान। भारत में क्या है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जाति है, बहुत सारी सांस्कृतिक उनके पास लोग हैं, तो उनसे क्या होगा, अलग अलग भाषा वाले लोग एक राज्य में भी हो सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं, तो और एक जाति के लोग कहाँ बहुता में होगी, फिर कम होंगे। तो भारत में कई उपक्षेत्रों में अपनी अपनी अलग भाषा, परंपरा और सामाजिक संरचना है। जब इन पहचानों की मुख्य धारा की राजनीति में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, तब स्वायत्तता की मांग तेज होती है। गोरखालैंड आंदोलन, बाडोलैंड आंदोलन इस प्रकार की पहचान आधारित राजनीति के उदाहरण है। तो इस प्रकार के उदाहरण क्या है, गोरखालैंड और बाडोलैंड। तीसरा कारण क्या है, एक और हाँ, जिसका उदाहरण है हरियाणा और राजस्थान। ये भी एक भाषा का मुख्य आधार था। जो पंजाब है वो पंजाबी बोलता है, हरियाणा वाले हिंदी बोलते हैं, तो इसका कारण ये भी था। और अगला देखते हैं, तीसरा कारण है राजनीतिक हाशियाकरण। कई उपक्षेत्रों के लोगों को यह लगता है कि राज्य की सत्ता, प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित है। सत्ता पर कुछ क्षेत्र या समूह का वर्चस्व होने के कारण उनकी उपेक्षा की भावना गहराती है और जो आंदोलन का रूप ले लेती है। चौथा कारण क्या है, प्रशासनिक उपेक्षा करना और शासन की विफलता। कई बार क्या होते हैं, एक राज्य में दो क्षेत्र होते हैं, उसमें एक को ज़्यादा दे दिया जाता है, ज़्यादा मनी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सुविधाएं, तथा कुछ वंचित रह जाते हैं, तो इसके कारण ये भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। जब दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रों में समस्या जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार पर ध्यान नहीं जाता। तो इसका क्या है, ग्राउंड लेवल पर भी सच है। जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, उसमें क्या है, जहाँ पर सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर हो गया, या वो कुछ हाइट पर पर्वत में ज़्यादा है, तो उनको क्या है, शिक्षा जैसी बेसिक सुविधा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, इन पर उनको ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप इनके आंकड़े निकाल के देखोगे ना, शिक्षा में, तो इनकी शिक्षा 20-25% लोग पढ़ लिख रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में, इनका जब कोई प्रजनन होता है, किसी लेडीज का होता है, तो इसमें बच्चे की जो मृत्यु दर है वो 20 एवरेज 25 बच्चे मर जाते हैं 100 में से। और अगर ये तो क्या है, रिपोर्ट्स हैं, अगर ग्राउंड लेवल पर इनको जाके देखोगे तो इनकी संख्या कहीं और ज़्यादा मिलेगी। सड़क, इनके पास आने जाने के लिए सड़क नहीं है, बारिश में सड़क ढह जाती है, वो पता नहीं कब जाके बनेगी। और रोज़गार, इन लोगों को कोई रोज़गार नहीं दिया जाता, यहाँ पर पर्सनली इनको कोई स्पेशल ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पर असंतोष बढ़ता है और असंतोष धीरे धीरे संगठित आंदोलन में बदल जाता है। तो इसका क्या है कि सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जहाँ कंडीशन थोड़ी वर्स्ट होती है उस हिसाब से उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज देना चाहिए। पांचवा कारण क्या है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उनके नेतृत्व की भूमिका। इसमें क्या है, कई बार स्थानीय नेता अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थन आधार को मजबूत बनाने के लिए स्वायत्तता की मांग को आंदोलन का रूप दे देते हैं। उनकी मांग होती है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभर जाते हैं और उनके क्या है, नेतृत्व के लिए वो लोगों को भड़का देते हैं तथा स्वायत्तता की मांग करते हैं। उसको मांग का धीरे धीरे क्या है, रूप बदल जाता है और आंदोलन का रूप ले लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन भारतीय लोकतंत्र में असमान विकास पहचान की समस्याओं की अभिव्यक्ति है। यदि इन्हें संवाद, संवैधानिक उपायों, विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास के माध्यम से संबोधित किया जाए तो ये आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं, न कि कमजोर। ये सारे डिटो क्वेश्चन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, हर चैप्टर का अपना एक क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व कर रखा है। अगर आपको यहाँ से आंसर नहीं समझाए तो वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ईजी आसान तरीके से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें 200-200 वर्ड पर टिप्पणी करनी है। पहला है आनंदपुर साहिब संकल्प। आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 में श्रोमणी अकाली दल द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज था। इसका उद्देश्य क्या था, पंजाब और सिख समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करना था। यह संकल्प भारतीय संघीय व्यवस्था के भीतर अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग से जुड़ा हुआ था। तो ये क्या है, जो श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी या क्षेत्रीय दल है, उस द्वारा क्या है, राजनीतिक दस्तावेज पारित किया गया। इसका मेन रीजन क्या था, पर्पज क्या था, पंजाब में जो सिख समुदाय है ना, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक पैठ को बनाने के लिए पारित किया गया था। इस संकल्प में केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया गया। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा जैसी सीमित विषयों तक अपने अधिकार रखने चाहिए, शेष अधिकार राज्य को सौंपे जाने चाहिए। इससे संघीय ढांचे को अधिक विकेंद्रीकृत बनाने की बात सामने आई। तो मतलब इसमें क्या है, केंद्र सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि राज्य सरकार को अधिक पावर दी जाए, केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा है। संकल्प का एक अन्य प्रमुख पक्ष पंजाब की आर्थिक समस्याओं से संबंधित था। इसमें जल संसाधनों, कृषि विकास, औद्योगिकरण और चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाए जैसी समस्याएं शामिल थी। साथ ही सिख धर्म संस्कृति की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। इसके साथ ही क्या कहा गया है कि इसमें कुछ प्रबंधन है तथा जो
राजधानी है चंडीगढ़, वो क्या है, हरियाणा और पंजाब की साझी राजधानी है। तो उनका दबाव हर बार क्वेश्चन रहता है कि इसको चंडीगढ़ को केवल पंजाब की राजधानी बनाया जाए, इस पर पंजाब का प्रभुत्व है। परंतु इससे क्या होगा, अगर पंजाब की बना दी तो हरियाणा वाले भड़क जाएंगे, अगर हरियाणा की बना दी तो पंजाब वाले भड़क जाएंगे। या तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित करके दोनों को अलग अलग राजधानी बनाने के लिए बोल दिया जाए, या फिर कॉमन रहने दिया जाए, यही इसका एक सॉल्यूशन है। यद्यपि आनंदपुर साहिब संकल्प के बाद कुछ अलगाववादी प्रवृत्तियों से जोड़कर देखा गया, परंतु मूल रूप से यह संवैधानिक दायरे में रहकर स्वायत्तता की मांग का दस्तावेज था। उन्होंने क्या है कि वैसे देखे तो एक थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने क्या है, एक अलगाववाद की भावना को पैदा कर दिया था, परंतु उन्होंने क्या किया, इसे संवैधानिक तरीके से किया गया, इसलिए इसको गलत नहीं ठहरा सकते। इसे भारतीय संघवाद में राज्यों की भूमिका को सशक्त करने का प्रयास के रूप में समझा जा सकता है। जैसे क्या है कि धीरे धीरे क्या है, पहले केंद्र के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, क्योंकि 1950 से लेकर जब पहली बार चुनाव हुए 1952 में सरकार बनी, उससे लेकर 1970 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। और वो ऐसा नहीं है कि भाई केवल केंद्र सरकार में था, केंद्र राज्य दोनों में एक सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जिसका राज्य राज था वो क्या करते थे, जो केंद्र ने डिसाइड कर दिया वही राज्य में होगा। परंतु टाइम के साथ क्या हो गया, क्षेत्रीय दल उभरे, अन्य पार्टियां आई, उसके कारण क्या हुआ, अलग राज्य द्वारा आंदोलन किए गए, जिससे क्या है कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए बोला गया और राज्य को अधिकार देने की मांग उठी। अगला देखते हैं मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या है। मंडल आयोग की स्थापना 1979 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने तथा उनके आरक्षण संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से की गई। पहले क्या है, SC/ST के लिए अलग रिपोर्ट, आयोग रिपोर्ट थी, अब क्या है OBC, अदर बैकवर्ड क्लास। तो इनको क्या है, आरक्षण देने के लिए जो लोग क्या है SC/ST में मान लिया भाई हाँ उनके पास क्या है, अधिकार नहीं है, छुआछूत उनके पास वो नहीं रहे, परंतु इनके पास क्या है, OBC वालों के पास लिमिटेड अधिकार रहे थे। इनके पास क्या थे, सोर्स नहीं थे, स्रोत नहीं थे जिससे वो आगे बढ़ सके, और वो क्या है मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास ही रह गए, जिससे क्या है वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो उनकी क्या है धीरे धीरे आरक्षण की मांग बढ़ती गई, और इसके लिए सरकार ने क्या है मंडल आयोग क्या है की स्थापना की, जो कि 1979 में की गई थी। इसका उद्देश्य बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो इसके अध्यक्ष है ना मेन, वो कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा गया। इसका आयोग का नाम इसके अध्यक्ष के नाम पर पड़ा। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकला कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मतलब अदर बैकवर्ड क्लास है, OBC है, वो क्या है सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है। आयोग ने वर्ग के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों को अपनाया। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता ही नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद देश में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई थी। समर्थकों ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना, जबकि विरोधियों ने इसे योग्यता के विरुद्ध बताया। तो इसमें क्या है, जब भी कोई कानून पारित होता है, जब भी कुछ नया रूल बनता है, तो उसमें क्या है दो लोग हमेशा शामिल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोग साथ होते हैं, कुछ विरोध में होते हैं। जो विरोधी होते हैं वो अपनी सरकार में सत्ता में आने के लिए उनका विरोध करते हैं, पर ये जरूरी भी है, कई जो खामियां आती हैं उनको दूर करने के लिए ये आवश्यक भी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र में देश को बहुत खतरा है, क्योंकि राजतंत्र बनने की ओर वो चला जाता है, और इसमें विपक्ष विलुप्त हो गया तो सरकार जो जनता है उसकी कोई नहीं सुनेगा, देश का विकास वो पिछड़ जाएगा। कुल मिलाकर मंडल आयोग रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में पहचान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बहस में को केंद्र मिला दिया, जाति आधारित राजनीति का नया आयाम प्रदान कर दिया। तो पहले क्या था, OBC आरक्षण नहीं था, इससे पहले क्या SC/ST जो आरक्षण था वही उपलब्ध था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ OBC आया। OBC आने से क्या है, इसमें जाति है, जो इसमें कुछ जाति शामिल की गई, ये जाति आधार पर ही दिया गया, लास्ट में ये भी क्या है जाति आधार पर दिया गया। तो इसके कारण क्या है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो वो हैं, उनको क्या है भेदभाव, सब में इनमें तीनों में भेदभाव उत्पन्न हो गया, और जो आगे जाकर क्या हुआ, एक जाति की राजनीति उभर कर सामने आई। और अगला देखते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में हम क्वेश्चन देखेंगे, 3 है, जो हमारे प्रवासन तथा वैश्वीकरण के बीच संबंधों का परीक्षण करना है हमें। तो प्रवासन माइग्रेशन होता है उसके बारे में, तथा वैश्वीकरण के बीच में संबंधों का परीक्षण करना है, इसके बीच में क्या संबंध है। प्रवासन क्या होता है, जब कोई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, इसके लिए 2 रीजन है। एक तो हो गया काम की तलाश में, एक क्या होता है फोर्सफुली, जब कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो उस स्थिति में। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के अलग होती हैं। तो प्रवासन की स्थिति कौन सी होगी, रोजगार तथा कमाई के लिए जाते हैं, तब उसको प्रवासन बोलते हैं।
वैश्वीकरण, इसमें वैश्वीकरण क्या हो गया, जब देश में क्या आया, फैक्ट्रियाँ लगी, औद्योगिकरण आया, तो इसके कारण क्या है, लोग क्या है रोजगार की सर्च में बाहर जाने लगे, तो अपनी कमाई करने के लिए। तो प्रवासन किस कारण हुआ, वैश्वीकरण को, के कारण ही हुआ। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। वैश्वीकरण और प्रवासन समकालीन विश्व व्यवस्था की दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक दूसरे को न केवल प्रभावित करती है बल्कि परस्पर सुदृढ़ भी करती हैं। वैश्वीकरण जहाँ विश्व को आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ती है, वहीं प्रवासन इसे वैश्विक जुड़ाव का मानवीय आयाम प्रस्तुत करता है। वस्तुतः प्रवासन को वैश्वीकरण की जीवंत अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। तो इसमें क्या देखा कि ये दूसरे में एक दूसरे से संबंधित है। वैश्वीकरण हो गया, कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, उसके कारण क्या आर्थिक पैसे भी आए, तकनीक भी हमारे पास आई और सांस्कृतिक रूप से उन्हें उसको जोड़ा। और इसके साथ क्या है, अगर कोई लोग नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज को चलाएंगे कैसे, तो इसके लिए इसका प्रवासन करना, लोगों का गांव से शहरों की तरफ जाना, जहां भी फैक्ट्रियाँ लगे वहां जाना, ये एक दूसरे को बहुत ही गहरा प्रभावित करता है। वैश्वीकरण के कारण प्रवासन का विस्तार करेंगे हम। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन, पूंजी, श्रम का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मुक्त व्यापार, उदारीकरण की नीतियों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को और स्पष्ट किया। इससे रोजगार की खोज में श्रमिकों का दक्षिण से उत्तर तथा ग्रामीण से शहरी की ओर प्रवासन बढ़ा। कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जैसे क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई देश में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भारत में मान लो, बहुत सारी कंपनियां आई जो विदेशी कंपनियां थी, इन्होंने हमारा बहुत फायदा उठाया। इसका क्या कारण है, इसके कारण क्या हुआ, व्यापार का भी रास्ते बढ़े, उदारीकरण भी हुआ। इसने क्या है, देश को मतलब विकसित देश और जो विकासशील देश है उसके बीच में क्या है, आर्थिक असमानताएं हैं, उसको स्पष्ट कर दिया कि भाई जो विकसित देश है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और जो विकासशील देश है उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है विकसित देश होने के लिए। तो इसमें क्या है, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी, इससे क्या है, रोजगार के अवसर पैदा हो गए, तो लोग क्या करने लगे, श्रमिकों की जरूरत पड़ी, कामगारों की जरूरत पड़ने लगी, तो गाँव से क्या है, शहरों की तरफ लोग जाने लगे। एक क्या है, जो ये इंडस्ट्री थी, ये क्या है, इसके लिए वातावरण अनुकूल होना चाहिए, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पानी की व्यवस्था हो। तो ये क्या है, दक्षिण भारत में थोड़ा कम उपलब्ध था, इसलिए क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर लोगों का प्रवासन ज़्यादा शुरू हो गया। प्रवासन द्वारा वैश्वीकरण को सुदृढ़ करना। तो वैश्वीकरण को सुदृढ़ करने के लिए क्या है, लोगों की, श्रमिकों की जरूरत है, कामगारों की जरूरत है, तो उसके लिए प्रवासन तो करवाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, वैश्वीकरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रवासन जरूरी है। प्रवासन केवल वैश्वीकरण का परिणाम नहीं बल्कि उसका सहायक भी है। प्रवासी श्रमिक विकसित देशों में सस्ते श्रम की आपूर्ति कर वैश्विक पूंजीवाद को गति देते हैं। तो इसमें क्या है, विकासशील देश होते हैं उनमें क्या, श्रमिक बहुत ही कम दाम पर मिल जाते हैं। अगर आप विकसित देशों में जाओगे, एक तो उनका मिलना मुश्किल है तथा जो मिलेंगे उनके जहाँ कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासियों द्वारा अपने मूल देशों में भेजी जाने वाली धन प्रेषण राशि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है। तो कई क्या है, जो प्रवासी होते हैं वो क्या, भारत से दूसरे देशों में जाएंगे, विकसित देशों में या जिसमें कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने देश में धन वापस भेजेंगे, तो क्या है, विकासशील देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इससे वैश्विक आर्थिक अर्थ संबंध और गहरे होते गए हैं। अगला कारण देखते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम क्या है इसके। वैश्वीकरण और प्रवासन के कारण बहुसांस्कृतिक समाजों का उदय हुआ। प्रवासियों के माध्यम से भाषा, भोजन, रीति रिवाज, विचारों का वैश्विक प्रसार हुआ। एक देश से दूसरे देशों में क्या है, रीति रिवाज, संस्कृति ट्रांसफर हुई। इससे एक और सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता बढ़ी, वहीं दूसरी ओर पहचान संकट, नस्लवाद और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएं क्या है, जब एक कोई लाभ होता है, कोई फायदा होता है, तो उसकी जगह उसके दूसरे नुकसान भी होते हैं। तो इस कारण क्या है, अगर हम देखें तो वैश्वीकरण के कारण क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो बहु संस्कृति हो गई, भाषा हो गई उनकी वो आ गई, भोजन था उनका, जो खाना पीना था हमारा खाना पीना ट्रांसफर हो गया, रीति रिवाज हो गए और हो गए। परंतु इसमें संकट क्या आया, पहचान का संकट हो गया, नस्लवाद थी वो खतरे में आ गई, सामाजिक बहिष्करण इसकी समस्याएं बनकर उभरी। जो तकनीकी है वैश्वीकरण और प्रवासन, इसमें देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, परिवहन के विकास ने प्रवासन को सरल और तिरव बनाया। आज प्रवासी अपने मूल देश से निरंतर संपर्क में रहते हैं, जिससे ट्रांसनेशनल नेटवर्क और परिपत्र प्रवासन की प्रवृत्ति विकसित हुई। तो एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उन्हें घर से कनेक्टेड तो होना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या है, तकनीकी उजागर हुई। सूचना एवं संचार सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं,
आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ देश के किसी भी कोने में बैठकर दूसरे देश का जो बंदा किसी कोने में बैठा है उसके साथ मैं आराम से वीडियो कॉल पे बात कर सकता हूँ, और उसके चार्जेस भी बहुत कम है। व्यापार बढ़ा, वैश्वीकरण बढ़ा, इसलिए क्या है, रोड तो बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, तो उनकी कंडीशन अच्छी हुई। उसमें क्या है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। इसका नकारात्मक पक्ष क्या है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिली। वैश्वीकरण के असमान लाभों के कारण अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, श्रमिकों का शोषण, अप्रवासी विरोधी राजनीतिक जैसी समस्याएं बढ़ी। यह दर्शाता है कि वैश्वीकरण एक समावेशी प्रक्रिया न होकर कई बार बहिष्कार को भी जन्म देती है। तो इसमें क्या है कि इतने लाभ हैं तो इसकी कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई। जैसे कि क्या आया, प्रवासन क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश में कैसे अवैध प्रवासन, बिना वीज़ा के जाने लगे। जिसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है बिना वीज़ा के दूसरे देश में जा रहा है। आजकल हमारे पास इसके लाइव एग्जाम्पल हैं, डोंकी मार के जा रहे हैं। अभी इसमें क्या है, अमेरिका ने हमारे पास 200-250 भारतीय को अपने जहाज में बिठाकर भारत में छोड़ दिया क्योंकि वे अवैध प्रवासन के थ्रू गए थे। मानव तस्करी होने लगी है क्योंकि श्रमिकों की जरूरत है तो मानव की तस्करी करने लगे हैं। श्रमिकों का शोषण होता है, उनसे क्या है, काम ज़्यादा लिया जाता है, उनको पैसे कम दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिली। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, प्रवासन और वैश्वीकरण एक दूसरे के पूरक और परस्पर आश्रित हैं। जहाँ वैश्वीकरण प्रवासन की परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, वहीं प्रवासन वैश्वीकरण को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करता है। समकालीन विषय को समझने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं को संयुक्त संतुलित करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलनों की चर्चा कीजिए। जो उत्तर पूर्वी भारत है ना, उसमें आदिवासी आंदोलनों के बारे में हम जानेंगे, क्यों हुए और उनके क्या कारण और कौन कौन से हैं वो। उत्तर पूर्व भारत का वह क्षेत्र जहाँ जनजातीय जनसंख्या, जातीय विविधता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान उनके सशक्त रूप में विद्यमान थी। इनके पूर्वी राज्य कौन से हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में समय समय पर आदिवासी आंदोलन होते रहे हैं। आज़ादी के बाद क्या है, लगातार हमें देखने को मिला कि वहाँ पर जो पूर्वी राज्य हैं उनमें क्या है, हमें आंदोलन देखने को मिले हैं। ये आंदोलन राजनीतिक कारण नहीं थे, क्या कारण थे, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और उनके पहचान आधारित आंदोलन के रूप में विकसित हुए। ये तो मेन मुद्दा था ही राजनीतिक। इसके अलावा क्या था, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान पर आधारित। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासन ने उत्तर पूर्व को शेष भारत से प्रशासनिक रूप से अलग रखा। इसे आदिवासी समाज में एक विशिष्ट पहचान बनी। किंतु स्वतंत्रता के बाद जब इस क्षेत्र को भारतीय संघ में एकत्रित किया गया, तब क्या हुआ, राजनीतिक हाशियाकरण और सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना प्रबल हुई। यहीं आगे चलकर आंदोलन पर आधार बन गई। पहले क्या है, जब अंग्रेज थे उन्होंने राज किया, इन्होंने क्या है, उधर खनिज पदार्थ वगैरह कम है तथा जंगल ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो उनको क्या है, एक ऐसी विशिष्ट पहचान नहीं मिली। इसके कारण क्या हुआ, वो एक आदिवासी बनकर रह गए। परंतु जब क्या है, भारत आज़ाद हुआ तो उसने सबको मिलाकर एक साथ लेकर चलने की कोशिश की। तो इसमें क्या है, जो भारतीय संघ में है ना, उसको राजनीतिक हाशियाकरण हो गया। उनके पास पॉपुलेशन भी कम है, एरिया कम है, इस कारण क्या हो गया, उनका राजनीति में प्रभुत्व कम हो गया। सांस्कृतिक सुरक्षा उनकी क्या है, खतरे में आ गई। तो इसके कारण क्या है, आंदोलन बढ़ गए। इनके प्रमुख कारण क्या थे, उत्तर पूर्व आदिवासी आंदोलनों के 3 प्रमुख कारण है जो हम बताते हैं। पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण की चिंता हो गई उन्हें, उनकी पहचान खतरे में आ गई। बाहरी लोग द्वारा भूमि संसाधन रोजगार पर कब्जा, तो क्या है, उनकी ज़मीन कम कीमती थी, कम पैसे की थी, तो बाहर के लोग क्या है, उन पर कब्जा करने लगे। इधर के देश हैं वो उन पर आकर क्या है, अटैक करने लगे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने लगे, उनके रोजगार क्या है, खतरे में आ गए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम था, इस कारण भी। आर्थिक पिछड़ापन, उनमें पैसे की कमी है, वहाँ पर स्टेट में बहुत गरीबी है। और विकास का असमान वितरण, विकास तो दूर की बात है, वहाँ के लोगों को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, और असमान वितरण के कारण क्या है, आंदोलन उभरे। भाषा भी अलग है उनकी, धर्म और परंपराओं का खतरा में उन्हें महसूस हुआ तो आंदोलन किए। इसमें प्रमुख आदिवासी आंदोलन जो पूर्वी राज्यों में थे वो क्या क्या है, पहला हमें नागा आंदोलन देखने को मिला। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी आंदोलन है जिसकी मांग ग्रेटर नागालिम और आत्मनिर्णय से जुड़ी रही है। अगला देखेंगे मिजो आंदोलन, आर्थिक उपेक्षा और सांस्कृतिक अलगाव के कारण प्रारंभ हुआ, जो बाद में शांतिपूर्ण समाधान के साथ मिजोरम राज्य के निर्माण में परिणत हुआ। तो मिजो आंदोलन के कारण क्या हुआ, मिजोरम राज्य का गठन हो गया। बोडो आंदोलन, असम में बोडो जनजाति द्वारा स्वायत्तता पृथक राज्य की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हो गया। ये भी इसने भी बड़ा रूप लिया। मणिपुर के आदिवासी आंदोलन,
पहाड़ी जनजातियों द्वारा राजनीतिक अधिकार और भूमि के संरक्षण की मांग की गई। त्रिपुरा में जनजातीय आंदोलन, जिसमें क्या है, बाहरी बसावट के कारण जनजातीय संख्या के अल्पसंख्यक बनने से उत्पन्न असंतोष हो गया। त्रिपुरा में क्या है, जो लोग उनकी जमीन थी बेसिक वहाँ के थे, उसके कारण क्या है, बाहर के लोग ज़्यादा आ गए, तो वो क्या है, एक अल्पसंख्यक खुद बन गए, तो उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन की प्रकृति क्या रही है, कुछ आंदोलन सशस्त्र संघर्ष के रूप में उभरे, उन्होंने क्या है, शस्त्र भी ले लिए थे। कुछ संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यम से चले। कई आंदोलनों ने बाद में स्वायत्त परिषदों तथा राज्य निर्माण की मांग को अपना लिया। इसका प्रभाव क्या रहा, इन आंदोलन ने एक और जहां राज्य पुनर्गठन, स्वायत्तता, संवैधानिक संरक्षण का जन्म दिया, वही दूसरी ओर हिंसा, उग्रवाद और सैन्य हस्तक्षेप देखने जैसी समस्या भी उत्पन्न हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास और एकीकरण की प्रक्रिया यदि समावेशी न हो तो विरोध अपरिहार्य है, जिसमें क्या है कि विरोध देखने को नहीं मिलेगा। अगर देश में कहीं एकीकृत नहीं है राजनीतिक, वित्तीय, और अगला मान लो किसी का संरक्षण, उसका हनन हो रहा हो, तो उसमें क्या है, हमें ये आंदोलन देखने को ही मिलेंगे। उत्तर पूर्व भारत में आदिवासी आंदोलन पहचान के कारण स्वायत्तता और सम्मानजनक सह अस्तित्व की मांग के प्रतीक रहे हैं। इन आंदोलनों को केवल कानूनी व्यवस्था की समस्या के रूप में न देखकर संवाद, विकास, संवैधानिक संवेदनशीलता के माध्यम से समाधान इनका करना आवश्यक है। केरल का विकास मॉडल पर चर्चा करेंगे। तो केरल क्या है, उस टाइम क्या है, पंजाब का विकास मॉडल, तमिलनाडु, केरल, तो ये मतलब ऐसे स्टेट उभरे ना, ये एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं। ये अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो मतलब विकसित श्रेणी में ही मान लो इनको, ऐसी श्रेणी में आ गए हैं कि और अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी ज़्यादा आगे बढ़ गई। स्वास्थ्य में, शिक्षा में ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा आया है। तो ये नहीं है कि एक ही राज्य में सारी विशेषताएं हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे अभी केरल विकास मॉडल के बारे में। केरल का विकास मॉडल भारत का ही नहीं बल्कि विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह मॉडल, इसका अर्थ है कि विशिष्ट, इसमें उच्च मानव विकास संकेतक अपेक्षाकृत निम्न प्रति व्यक्ति आय के बावजूद प्राप्त किए गए। इसके लिए हमें कम आय उच्च मानव विकास मॉडल कहा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, कम आय उच्च विकास मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति कम आय होने के बावजूद यहाँ का जो मानव विकास संकेतक है वो बहुत ही उच्च है। वहाँ पर मनुष्य को पैसे से ज़्यादा कीमत दी जाती है। जो केरल का विकास मॉडल की अवधारणा क्या है, केरल मॉडल का मूल तर्क यह है कि विकास को केवल आर्थिक वृद्धि, जीडीपी से ही नहीं माना जाए, बल्कि मानव विकास, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर से आंका जाना चाहिए। इसमें क्या है, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर राज्य के निरंतर निवेश ने इस मॉडल की नींव रखी। जैसे आज के दिन हम बात करते हैं, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन भारत की जीडीपी 3 नंबर पर आती है। तो इसमें क्या है कि अभी हमने जापान को ओवरलैप किया है, क्रॉस कर दिया, परंतु उनकी क्या है, प्रति व्यक्ति आय, जो उनका मानव विकास है, जो उनका सामाजिक न्याय है, जो उनका जीवन स्तर है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। आज हमारा 95% जो देश की जीडीपी है, 90 से 95%, वो क्या है, हमारे देश के जो मेन टॉप 5% लोग हैं उनके पास है। तो बाकी जो 95% है उनके पास क्या है, 5% जीडीपी का है। तो मतलब ये जो मेजर तबका है वो तो गरीब है, 5% अमीर है, उनकी स्टैंडर्ड ठीक है, परंतु मेजर आबादी क्या है, सारा देश ही गरीब हो गया। तो क्या है, अगर किसी का विकास मॉडल देखना हो तो उसकी लोअर जो पब्लिक है, आम जनता है, उसको देख लो, उससे देश का विकास पता लग जाएगा। आज सरकार वाले बोलते हैं कि हमने देश को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तुमने देश को तो पहुँचा दिया, जो अमीर थे उनको अमीर तो बना दिया, परंतु जो गरीब थे उनका तुमने कुछ नहीं किया। उनके लिए खराब जल छोड़ दिया, खराब वातावरण छोड़ दिया, सुरक्षा कमज़ोर कर दी। तो इससे क्या है कि जो विकास मॉडल है वो सारी चीज़ें देखता है। शिक्षा स्टैंडर्ड क्या है, स्वास्थ्य का स्टैंडर्ड क्या है, जो सामाजिक सुरक्षा उनको दी गई है नहीं दी गई है। अगला देखते हैं प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, शिक्षा में व्यापक उपलब्धि क्या है हमारी। केरल में साक्षरता दर लगभग पूर्ण, महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा तक पहुंचने ने सामाजिक चेतना और राजनीतिक सहभागिता को मजबूत किया। जो केरल स्टेट है ना, उसमें जो शिक्षा है ना, शिक्षा दर वो 100% लगभग है, मतलब सभी लोग शिक्षित हैं। महिला की साक्षरता दर भी इनके बराबर ही है, 100 के बराबर ही है, मतलब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे होंगे, सारे समझदार होंगे। तो उनमें क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी ढांचा अच्छा होगा, वो खुद को स्वस्थ भी रखेंगे, पर्सनल हाइजीन भी अच्छा रखेंगे। उनकी शिशु मृत्यु दर कम है, अत्यधिक जीवन प्रत्याशा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता केरल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। कोविड-19 जैसी आपदा में भी यह प्रणाली अपेक्षाकृत प्रभावी रही है। तो उनका मतलब स्वास्थ्य ढांचा है वो बहुत मजबूत है।
भूमि सुधार और सामाजिक न्याय। भूमि सुधार कानूनों ने सामंती ढांचे को तोड़ा, ग्रामीण जो गरीब थे उनको सुरक्षा दी, इससे सामाजिक विषमता कम हुई। मतलब इनमें डिफरेंस गरीब अमीर में कम आया। महिला का सशक्तिकरण, उच्च महिला शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, जो हायर स्कूल एजुकेशन है, बेहतर स्वास्थ्य हो गया, राजनीतिक भागीदारी हो गई, मैंने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। मतलब इनमें क्या है, जो मेल है और वो फीमेल है तो उनमें क्या है, इनमें बराबर समानता रखी गई है। ऐसे नहीं है कि किसी स्टेट में भाई इनकी साक्षरता दर तो 100% है और इनकी साक्षरता दर 20% है या 50% या 70% है, नहीं, इनमें दोनों को बराबर रखा गया है। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, 73वें संशोधन में प्रभावी क्रियान्वयन से संविधान के जो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। जन योजना अभियान इसका प्रमुख उदाहरण है। तो केरल की सबसे खास विशेषता क्या रही, जब कंपैरिजन उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी करते हैं तो दक्षिण भारत का जो ग्रामीण शासन है, जो स्थानीय शासन है वो हमेशा से मजबूत रहा है। और केरल का उदाहरण ये है कि इनके जो जन योजना अभियान इन्होंने चलाया वो इनका खास अभियान था। इसमें क्या है, जो स्थानीय स्वशासन है बहुत ही मजबूत सशक्त है। अगर इनका जो स्थानीय लोग मजबूत होंगे तो देश और राज्य अपने आप ही मजबूत होगा। भूमिका निभाने वाले कारक क्या हैं, समाज सुधार का आंदोलन हो गए, नारायण गुरु, अय्याकाली, इस प्रकार के आंदोलनों ने इसमें भूमिका निभाई है। वामपंथी राजनीति हो गई, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हो गई, प्रवासी केरल वासियों से प्राप्त रेमिटेंस, सशक्त नागरिक समाज और राजनीतिक जागरूकता इसमें इसका प्रभावी रूप रही है। सीमाएं और आलोचनाएं, इसकी आलोचनाएं भी हुई होंगी, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि भाई विकास मॉडल है पूरी तरह डेवलप्ड हो गया होगा। हालांकि केरल मॉडल की प्रशंसा होती है फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। इसमें औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की कमी रही है। इन्होंने शिक्षित तो हो गए, स्वास्थ्य अच्छा, सारी सुविधाएं होगी, परंतु औद्योगिकरण इसमें कम हुआ है जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो गई। जो रोजगार सृजन, रोजगार इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ तो रोजगार में कमी आई, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए परंतु बेरोजगार रह गए, युवा में बेरोजगारी बढ़ गई, राज्य पर बढ़ता वित्तीय बोझ, राज्य पर कर्जा बढ़ गया क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। अत्यधिक निर्भरता, इसमें क्या है, लोगों की निर्भरता सरकार पर ज़्यादा हो गई। समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे इसका। केरल मॉडल यह सिद्ध करता है कि मानव पूंजी में निवेश आर्थिक विकास की पूर्व शर्त हो सकता है, न कि उसका परिणाम। हालांकि इसे अन्य राज्यों में यथावत लागू करना कठिन है, फिर भी यह विकास मानव केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूती से स्थापित करता है। केरल का विकास मॉडल भारत को यह सीख देता है कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश, दीर्घकालीन और समावेशी विकास संभव है। यह मॉडल आर्थिक वृद्धि के साथ माननीय गरिमा का केंद्र रखती है। अगर कोई भी विकास मॉडल देखें राज्य का या देश का, वो क्या है, एक आम आदमी से होकर, गांव से होकर गुजरता है। अगर उसके गांव का जो लोग होंगे, पॉपुलेशन होगी, वो अगर शिक्षित होगी और वो स्वास्थ्य सेवा में अव्वल होगी और उनका क्या है, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा अच्छी होगी, तो वो क्या होंगे, वो राज्य में अव्वल होंगे और देश में अच्छी भागीदारी अपनी दे पाएंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था के बारे में और अगला देखेंगे बोडो आंदोलन क्या है इसके बारे में। बहुदलीय व्यवस्था वह राजनीतिक प्रणाली है जिसमें दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय रूप से सत्ता प्राप्त करने के लिए शासन चलाने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव में भाग लेती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन की एक प्रमुख विशेषता रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधताओं के कारण भारत में विभिन्न दलों का उदय हुआ है। क्या है कि जो शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद टाइम टू टाइम क्या है, लोगों की मांग बढ़ी, लोगों के मांग है वो सामने रखने के लिए उसमें क्या है, राजनीतिक दलों का उभार हुआ, नेता उभरे। इसके कारण क्या है, बहुत सारे दलों का उभार हो गया और देश में क्या है, क्या प्रणाली आ गई, बहुदलीय व्यवस्था आ गई। इसका एक कारण और क्या है, देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जाति है, बहुत सारी संस्कृति है। इसके कारण क्या है, हर भाषा का अलग पार्टी हो गई, हर जाति की अलग पार्टी हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, बहुदलीय व्यवस्था का निर्माण हो गया। भारतीय बहुदलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तर पर दल सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दलों के साथ साथ द्रविड़ मुनेत्र कंडगम, तो द्रविड़ हैं जो साउथर्न स्टेट है ना, उन लोगों, उनको क्या बोला गया है, द्रविड़ स्टेट, द्रविड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तृणमूल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे राजनीति में विविध हितों और पहचानों का प्रतिनिधित्व संभव हो पाया। आज बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, परंतु कई स्टेट में क्या है, दो दलीय व्यवस्था भी है। इसका एग्जाम्पल क्या है, राजस्थान मान लो,
यूपी मान लो, पर यूपी में अभी क्या बढ़ गए हैं, बीएसपी आ गई है और अन्य प्रकार की पार्टियाँ आ गई हैं। पहले क्या था, अकाली दल आने से पहले पंजाब में भी 2 दलीय व्यवस्था थी, परंतु अकाली दल आई और अभी क्या है, आपका शासन है, तो ये क्या है, बहुदलीय व्यवस्था बन गई है। बहुदलीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है, गठबंधन सरकारों का गठन। इससे सत्ता का केंद्रीकरण कम हो जाता है, संघीय ढांचे को बल मिलता है। हालांकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बनती है, नीति निर्माण में परेशानी आती है, निर्णय की प्रक्रिया और धीमी हो जाती है, क्योंकि एक पार्टी है, एक पार्टी को कितनी मिली, 100 सीट है टोटल मान लो, तो मेजोरिटी मारने के लिए 50 सीट चाहिए, एक के पास 40 है, एक के पास 10 है और बाकी अन्य के पास अलग 50 है, जो कई सारी पार्टियों में है। परंतु इनमें क्या है, इन दोनों ने क्या है, दोनों पार्टी मिली और इन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन बना लिया। गठबंधन बना के अपनी क्या है, सरकार मेजोरिटी के लिए 51 चाहिए, तो क्या है, इन्होंने अपनी मेजोरिटी से सरकार बना ली। परंतु इसके कारण क्या है, इसको भी खुश रखना पड़ेगा, इसको भी खुश रखना पड़ेगा, परंतु इन दोनों को खुश रखेंगे तो जनता में परेशानियां बढ़ जाएगी, जनता का विकास कम हो पाएगा, जो भी फैसले होंगे वो धीरे होंगे और जो भी नीति निर्माण करना होगा उसमें परेशानी आएगी। फिर भी भारतीय संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र को अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व और सहभागी बनाती है। यह सामाजिक विविधता राजनीतिक मंच प्रदान करती है और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है। तो ये बहुत ही आसान है, भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, अच्छे से आप लिख सकते हैं। बोडो आंदोलन के बारे में जानेंगे। जो पूर्वी आंदोलन, जब भी हमने देखा गया उत्तर पूर्वी भारत में जो आंदोलन हुए उसमें से एक बड़ा नाम क्या है, बोडो आंदोलन, जो उत्तर पूर्व भारत में विशेषकर असम में बोडो जनजाति द्वारा चलाया गया एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक आंदोलन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बोडो समुदाय की राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन की मांग को लेकर था। बोडो आंदोलन की जड़ें औपनिवेशिक काल से देखी जा सकती हैं, जब जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक और आर्थिक रूप से उसे उपेक्षित रखा गया। स्वतंत्रता के बाद क्या है, बोडो समुदाय के विकास, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपेक्षा स्थान नहीं मिला, तो उनमें क्या है, असंतोष बढ़ गया और उन्होंने आंदोलन का रूप ले लिया। 1960 के दशक में जब बोडो आंदोलन ने संगठित रूप धारण किया, इससे पहले अलग राज्य की मांग उठी, जिसके बाद स्वायत्तता की मांग में बदला गया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1993 में बोडो स्वायत्त परिषद और बाद में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का गठन हुआ, जिसे बीटीसी बोलते हैं। यद्यपि आंदोलन के कुछ चरण हिंसक भी रहे हैं, इसमें हिंसा भी देखने को मिली, अत्यंत यह संवैधानिक समझौतों और राजनीतिक वार्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ा और बोडो आंदोलन भारत में जनजातीय स्वायत्तता, संघवाद और पहचान आधारित राजनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है। इससे हमारा इसी क्वेश्चन के साथ क्या है, यह हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ, जिसको हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आप क्या है, मैं जो 6 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा उनको ध्यान से देखिएगा, अगर उनको ध्यान से देख लेंगे तो आप परीक्षा में बैठकर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे। आप इसमें क्या है 99% क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इग्नो से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट चाहिए जो दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो टाइटल है उसमें दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास असाइनमेंट की अच्छी PDF की क्वालिटी है, जिसे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो इग्नो की डिग्री है उसमें क्या होगा, आपके पास 70% मार्क्स तो होंगे, वो क्या होंगे, एग्ज़ाम से लिए जाएंगे, और जो 30% मार्क्स होंगे वो क्या है, असाइनमेंट से लिए जाएंगे। तो क्या है, इसमें असाइनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स ज़रूरी हैं, इसलिए अच्छे असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अच्छी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।